वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का छठा अध्याय है, जिसमें हम लोग बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के विषय में अध्ययन करेंगे। बुनकर यानी कि कपड़ा बनाने वाले, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का जो बुनकर थे, बनाते थे, उनके संदर्भ में। लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ, लोहा बनाने वालों के संदर्भ में। भारत में लोहे की फैक्ट्री कैसे लगी, इस संदर्भ में हम पूरा अध्ययन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा अंत तक देखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में किस बंदरगाह का प्रयोग करते थे? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में किस बंदरगाह का प्रयोग करते थे? इस क्वेश्चन के साथ एक बात आपको पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। प्रश्न आपका डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ों के बारे में पूछ रहा 17वीं शताब्दी में कि किस बंदरगाह का प्रयोग किया करते थे। पहला बंदरगाह मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बंदरगाह आपका कालीकट बंदरगाह। तीसरा बंदरगाह आपका सूरत बंदरगाह। चौथा आपका निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को आंसर बता देते हैं। ये जिस बंदरगाह का प्रयोग करते थे वो आपका सूरत बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? सूरत बंदरगाह। इसके संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात है। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात है, वहाँ पर सूरत, वहाँ पर जो आपका सूरत बंदरगाह है ना गुजरात में, वो हिंद महासागर के रास्ते में होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। ओके दोस्तों, जो आपको सूरत बंदरगाह था वो हिंद महासागर के रास्ते में होने वाले व्यापारों के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र किस उद्योग ने बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र किस उद्योग ने बनाया था? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने, लोहा एवं इस्पात उद्योग ने, नील उद्योग ने या नमक उद्योग ने? तो दोस्तों, बता देते हैं आपको, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। दोबारा सुन लीजिए, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, 1850 में किस देश को दुनिया का कारखाना कहा जाता था? देखिए, दुनिया का कारखाना किस देश को कहा जाता था 1850 में? भारत, रशिया, ब्रिटेन, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1850 में ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ब्रिटेन को। देखिए, 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग वहाँ पर पनपने लगे तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, भारतीय कपड़े के विश्व व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे निकल गया था। बात बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपके जावा, सुमात्रा, पेनांग और देखिए पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 17वीं सदी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, जबकि दोस्तों यूरोपीय कंपनियां भारतीय कपड़े 16वीं सदी से ही खरीदने लगी थी। कब से खरीदने लगी थी? 16वीं से। तो आपकी संजो देखिए, ये गलत है और प्रश्न आपका गलत ही पूछ रहा, तो यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, पटोला बुनाई निम्न में से कहाँ नहीं होती है? नहीं होती है। सूरत, पाटन, अहमदाबाद, आगरा। तो दोस्तों, पटोला बुनाई आपकी जो है आगरा में नहीं होती है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले पेज पर बताएंगे। देखिए, छठा, यूरोप के व्यापारी भारत के सूती बारीक बुनाई वाले कपड़े को क्या कहते थे? रेशम, मलमल, कैलिको, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यूरोप के व्यापारी भारत के सूती बारीक बुनाई वाले कपड़े को मलमल कहते थे। क्या कहते थे? मलमल।
और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट अगले पेज पर आपको बताएंगे। जब तक अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7वां, पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने कौन से बंदरगाह पर डेरा डाला था? कालीकट बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, गोवा का बंदरगाह या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने कालीकट बंदरगाह पर डेरा डाला था। कहाँ पर डाला था? कालीकट बंदरगाह पर। अब इन सारे प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। देखिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसूल शहर में, कहाँ पर देखा था इन लोगों ने? देखिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा इराक के मौसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। किसके पास देखा था? इराक के मौसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास। इसी आधार पर वह बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसिलन या फिर मलमल कहने लगे। क्या कहने लगे? मसिलन या फिर मलमल कहने लगे थे। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट का महत्वपूर्ण बिंदु, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण भारत में केरल तट पर कालीकट बंदरगाह पर डेरा डाला था। ओके दोस्तों, यहाँ पे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। यहाँ से जब लोग वो गए तो यहाँ से मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेकर के गए थे। ओके दोस्तों, और कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिको। और बाद में हर तरह के सूती वस्त्र को कैलिको कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कैलिको। अब देखिए, पटोला बुनाई से संबंधित हमने एक चित्र लगाया, सामने देख रहे हैं आप। देखिए, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद, पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का बाहरी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। पटोला बुनाई आपको सामने दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा पीस गुड्स किसे कहा जाता था? सूती कपड़े को, रेशमी कपड़े को, मखमली कपड़े को, सूती और रेशमी कपड़े की किस्मों को। देखिए दोस्तों, सूती और रेशमी कपड़े की किस्मों को पीस गुड्स कहा जाता था। अंग्रेजों द्वारा 2 साल पहले ही ऑर्डर लगाए दिए जाते थे, जिससे कि इन चीज़ों को पहले से ही एडवांस बुकिंग कर दी जाती थी, जिससे इन्हें खरीदा जा सके। इस प्रश्न के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बता देते हैं। 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास 5 लाख और लगभग 80,000 से ज़्यादा थानों का ऑर्डर बुक कर दिया था। इसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। कितनी? 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। क्या कहते थे यूरोपीय व्यापारी उन्हें? पीस गुड्स, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। एक थान कितना चौड़ा होता था? 20 गज लंबा होता था और 1 गज चौड़ा होता था। लिख लीजिए इसको। उस समय का आपका एक थान कितना चौड़ा होता था? आपका वो आमतौर पर 20 गज लंबा होता था और 1 गज चौड़ा होता था। लिख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारतीय कपड़े के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यूरोपीय व्यापारी भारतीय कपड़ों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते थे, तो उससे संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा छापेदार सूती कपड़े के लिए शिटज शब्द का प्रयोग किया जाता था, और यह शब्द हिंदी के छीट से निकलता है, क्योंकि कपड़ों पर छीट मारकर रंगाई की जाती थी, उसी से निकलता है। और बंडाना या फिर बांधना, किसी चीज़ को बांध करके रंगना। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है, जो हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया। ये हमने आपको पहले बता ही दिया। जामदानी भी एक तरीके की कला थी दोस्तों। देखिए, जामदानी एक तरह के बारीक मलमल होता है, जिस पर करगे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। किससे बुने जाते हैं? करगे से। जामदानी का रंग सलेटी और काला होता है। देखिए, जामदानी का रंग सलेटी तो होता है मगर काला नहीं होता। जामदानी का रंग सलेटी और सफ़ेद होता है। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आ सकता है? तो आपको चौथा कथन आ सकता है, क्योंकि जामदानी का रंग सलेटी और काला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से पहले जामदानी के संदर्भ में देख लीजिए। जामदानी चित्रकारी जो आज भी भारत में शॉलों पर कढ़ाई के रूप में आती है। देखिए, जामदानी एक तरह की बारीक मलमल होता है, जिस पर करगे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पर इसमें आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है।
बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र प्राण हैं। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन केंद्र कौन से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं लखनऊ। लखनऊ और ढाका कौन है? लखनऊ और ढाका। ओके दोस्तों, लिख लेना इस चीज़ को। अब देखिए बडाना डिज़ाइन, ये 20वीं शताब्दी की है। कपड़े के मध्य से होकर के ये लाल रेखा गुजर रही है, सोने की है। देखिए बताते हैं कैसे। कपड़े के मध्य से होकर गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं ये क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं, दो को रंगा गया, दो जगह बांध कर रखा गया है। रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। सोने की कढ़ाई है जिसमें एक दूसरे को सी दिया गया है। बडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। प्रश्न अगर पूछ ले कि बडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे? गुजरात और राजस्थान। देखिए फिर दोबारा अपने प्रश्न को सही कर लीजिए। जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपके ढाका और लखनऊ, और आपके बडाना के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान और गुजरात। दो प्रश्न यहाँ पर क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ हमने कर दिया, दूसरा प्रश्न हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए जो कानून बनाया गया था उसका नाम था भारतीय कपड़ा निषेध कानून, सूती कपड़ा निषेध कानून, कैलिको अधिनियम, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों उसका नाम था कैलिको अधिनियम, क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल के बंदरगाह पे भारत के सभी सूती वस्त्रों के लिए कैलिको शब्द दे दिया गया था। और इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड का व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा था, भारत से ही सारे कपड़े पहुंचाए जाते थे। तो वहाँ के व्यापारियों ने इस चीज़ का विरोध किया कि भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगाई जाए और स्वदेशी कपड़े का प्रचलन बढ़ाया जाए। तो उन लोगों के दबाव में इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया जिसे कहते हैं कैलिको अधिनियम। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में हुए तकनीकी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यूरोप में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी तकनीकी सुधार हुए थे, उसके संबंध में विचार करने को कह रहा है। तो देखिए 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, किसने किया था? 1764 में जॉन के ने, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ गई, यानी कि उनकी फीड ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा तरीके से घूमने लगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो उनकी उत्पादकता तो बढ़ेगी जब तकली ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से घूमेगी। तो आगे देखिए 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने बाष्प इंजन का आविष्कार किया। ये बाष्प इंजन आपका रेलवे वाला नहीं था, जबकि सूती वस्त्र की कताई के लिए इस्तेमाल में किए जाने के लिए उन्होंने बाष्प इंजन का इस्तेमाल किया था, यह आविष्कार किया था, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप दे दिया था। ओके दोस्तों, तो आपके दोनों ही पॉइंट सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके दोनों सही है, कथन पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन भारत के जिन 4 क्षेत्रों में फैला हुआ था उनमें से एक नहीं है वाला पूछ रहा है। बंगाल आपका, ढाका, मद्रास और राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान नहीं है, क्योंकि उस समय आपका गुजरात था चौथा केंद्र। ओके दोस्तों, जिसके इंपॉर्टेंट बिंदु हम आपको अगले पेज पर बताएंगे। औरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। औरंग में बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था, एज ए स्टोरेज के रूप में कह सकते हैं। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल नहीं होता, जबकि वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। तो आपका तीसरा पॉइंट गलत है। अब इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, देखिए बंगाल कपड़ा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई थी, इसलिए दोस्तों नदियों से सटे मार्गों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए दूसरा, पूर्वी बंगाल स्थित ढाका। दूसरा कौन सा बड़ा उत्पादन केंद्र था? पूर्वी बंगाल स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। देखिए तीसरा आपका कौन था? भारत के दक्षिणी भाग में स्थित मद्रास। मद्रास से लेकर के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, और यहाँ पर कोरोमंडल के तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का प्रमुख समूह दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अब चौथा बिंदु आपका पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र आपका गुजरात में स्थित था। ओके दोस्तों, 4 पॉइंट बता दिए। अब देखिए औरंग से संबंधित बात। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी द्वारा कपड़े का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। इस चक्कर में अब देखिए 1823 में भारतीय कंपनी सरकार को
12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी। पेशगी यानी कि पूर्व एडवांस मिल जाता था 2 साल पहले ही, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी ये कि और अंग खत्म कर दिए गए, यानी कि 2 साल पहले ही उनका स्टोरेज या भंडारण किया जाता था, तो और अंग खत्म कर दिए गए, स्टोरेज खत्म कर दिए गए, तो कैसे उन लोगों को ऑर्डर मिलते, जिसकी वजह से हम लोग और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड उस समय था, देख लीजिए, पर आपकी औपनिवेशिक सरकार करता यानी कि ब्रिटिश सरकार का था, हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई है 3 फरवरी 1824 की बात है। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न नंबर 14वां। 19वीं सदी में भारतीय बुनकरों द्वारा कपड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा यानी मदुरई 19वीं सदी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरे थे दोस्तों। अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा विदेशी कपड़े के बहिष्कार का आह्वान करने से और हाथ से बने सूत एवं हाथ से बने कपड़े पहनने के आह्वान से खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था। किसका प्रतीक बन गया था? खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था। सारे नेता आपके खादी से बने हुए कपड़े पहनते थे, ये आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। चरखा भारत की पहचान बन गया और उसे 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। भारत का जो झंडा था उसमें पहले बीच में तिरंगा हुआ करता था, बाद में आपकी ये जो गोल्ड डिज़ाइन वाली ये लगाया गया, जो अशोक के चक्र से लिया गया, सारनाथ चक्र के नीचे ये बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो आपके पॉइंट देखिए, यहाँ सारे के सारे कथन सकते हैं आपके, पहला दूसरा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? अहमदाबाद, भीलवाड़ा, मुंबई, सूरत। तो दोस्तों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल आपकी मुंबई में स्थापित हुई थी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु अगले पेज पर बताएंगे आपको। अहमदाबाद में पहला कपड़ा कारखाना कब खुला था? 1600, 1800, 1861, 1854, 1820, 1810। देखिए 1861 में आपका अहमदाबाद में पहला कपड़ा कारखाना आपका जो था वो खुल गया था और 1854 में आपको मुंबई में खुला था। कब खुला था? 1854 में मुंबई में। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं इन दोनों प्रश्न से संबंधित। देखिए, मुंबई में जो मिल स्थापित हुई थी वो 1854 में हुई थी, वो कताई मिल थी, खाली कताई करती थी। ओके दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत से इंग्लैंड चीन को होने वाले कच्चा कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यानी इंग्लैंड और चीन को कपास जो पहुंचाया जाता था उसके लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। और देखिए, मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जा सकती थी, इसलिए वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, क्योंकि वहाँ कपास आसानी से मिल जाती थी और कपास के लिए काली मिट्टी का होना अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। अब देखिए 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी, जो पारसी और गुजराती व्यापारियों ने खोली थी, क्योंकि वे चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। अब देखिए, अहमदाबाद में 1861 में पहला कारखाना खुला था, उसके बाद काफ़ी जगहों पर और कारखाने खुलते रहे। आगे अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतीय कपड़ा कारखानों की समस्याओं एवं उनकी लहर यानी कि उनका जो विकास हुआ या कपड़ा ज़्यादा बिकने लगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है आपका, तो देखिए, उस उद्योग को ब्रिटेन से सस्ते कपड़े का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटेन में सस्ता कपड़ा बन रहा था उस समय पर, तो हमारे भारतीय जो कपड़ा था उसे ब्रिटेन से सस्ते कपड़े का सामना करना पड़ता था। विभिन्न देशों उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आयातित सीमा शुल्क लगाकर उन्हें बढ़ावा देते थे, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देशों के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। जबकि अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा भारत के उद्योगों के लिए कुछ भी संरक्षण वगैरह नहीं किया था क्षेत्रीय व्यापारियों के लिए। तो यहाँ के उद्योगों का डेवलपमेंट तो वैसे भी नहीं होना था, बड़ी मुश्किल से भारत में उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन की पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। वो भी क्यों दिखाई दी दोस्तों? क्योंकि ब्रिटेन से सारे रास्ते थे आयात के, वो बंद हो गए थे, उत्पादन आ नहीं सकता था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो कैसे मंगाते हैं? इस कारण जो हमारे देश में ही कपड़ा उत्पादन हो रहा था उसकी लहर आ गई, ये इसका मेन कारण था। सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। नहीं दोस्तों, विदेशी कारखानों से कैसे मंगा सकते थे? युद्ध के समय पर तो स्वदेशी कारखाने ही काम में आएंगे,
तो उस समय हमारे कपड़ा व्यापार काफ़ी ग्रोथ कर गया था। परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चौथा पॉइंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की तलवार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। अब दोस्तों क्यों चीर सकती थी ये और जान लीजिए। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूर्व उत्तर भारत में बनाया जाता था। ओके दोस्तों, किसके कारण पैदा हुआ था? लोहे को गलाकर उसमें कार्बन के तत्व मिला दिए जाते थे महीन महीन, जिससे उसके अंदर कड़कपन आ जाता था और वो टूटती नहीं थी वो तलवार, और लोह कवच को भी चीर सकती थी। आप जानते हैं कि सेल के अंदर भी हमारा डायनामिक होता है, और आप जानते हैं कार्बन ही वो चीज़ है जो हीरे तक को काटने के काम में आती है, जो काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। ये देखिए, टीपू सुल्तान की तलवार है, इसमें शेरमुख ये दिया गया है, इसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी हैं। देखिए, 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार के मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले हिस्से की तरफ है। एट ए टाइम पर दोस्तों टीपू सुल्तान की तलवार इंग्लैंड में संग्रहालय में रखी गई है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के रूप में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वुड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड्स स्टील से बने हथियार बहुत लहरदार और धारदार होते थे। उनकी बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी, हम आपको बता ही चुके हैं। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू, तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। समझ गए होंगे आप। विश्वविख्यात वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 4 साल तक भारतीय वुड्स का अध्ययन किया था दोस्तों, और अध्ययन के बाद ही उन्होंने इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। भारत पर अंग्रेजों के अधिकार से यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था, और लोहे व इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ आपके सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये देखिए प्रश्न क्या आपको बता देते हैं। वुड्स जो बनाया जाता था, यानी कि भारत में जो लोहा बनाया जाता था, उसे एक जनजाति के लोग बनाते थे ज़्यादातर, उनका नाम था अगरिया। क्या नाम था? अगरिया। ये लोग क्या था? प्रगालक कहलाते थे। देखिए, मध्य भारत का एक गाँव जहाँ लोह प्रगालक यानी कि लोहे को पिघलाने वाले कौन सा समुदाय है? अगरिया समुदाय। अब देखिए, जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया था, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियाँ नहीं जलाई। ये लोग भट्टियाँ जलाया करते थे, प्रगालक कहलाते थे, और हथियार बनाया करते थे कार्बन मिला करके। ओके दोस्तों, दक्षिण भारत में ये काम काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से किया जाता था। आज के टाइम पर भी ये काम बंद है। देखिए, भारत में लोह इस्पात कारखाने के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेड एवं जमशेदजी टाटा ने रजारा पहाड़ियों का पता लगाया, जो बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक था। दोस्तों, ये लोग निकले तो थे पता लगाने के लिए, परंतु मैंने आपको बताया अगर ये समुदाय के लोग इन्हें मिले जो कि लोहा उठा करके लाए रहे थे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। तो इन लोगों ने पूछा कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। जहाँ पर ये दोनों पहुँचे तो वहाँ पर पानी नहीं था, और वहाँ पर ये उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते थे, मगर लोहे की किस्म अच्छी थी रजारा पहाड़ियों पर। तो ये और इन्होंने अगारा समुदाय की मदद से लोहे अयस्क और ढूंढे। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, अगर ये समुदाय की मदद से टाटा ने लोह अयस्क का एक अन्य स्रोत ढूंढा, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की पूर्ति की गई। अब देखिए तीसरा पॉइंट, स्वर्णरेखा नदी के तट पर जंगल साफ करके एक फैक्ट्री स्थापित की गई और एक औद्योगिक नगर बसाया गया। उस नगर का जो नाम था, वो नगर का नाम दिया गया जमशेदपुर। यहाँ टिस्को की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? टिस्को की स्थापना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सभी कथन सत्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। टिस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, गलत कथन पूछ रहा है। तो टिस्को की फुल फॉर्म ही जान लीजिए पहले तो दोस्तों। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापना हुई? 1912 में। 1914 में सबसे पहले विश्व युद्ध के साथ टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा था। जब दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत के बाहर से जो चीज़ आयात की जाती थी वो होना बंद हो गया। अब अंग्रेजों को भारत से ही सामान लेने थे,
तो फैक्ट्री का आकार और उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी दोस्तों। आगे देखिए, 1919 में टिस्को में बनने वाली 19% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार, यानी कि हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि रहते थे वो ही खरीद लेते थे। समय के साथ साथ टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लौह एवं इस्पात के मामले में औद्योगिक विस्तार ब्रिटिश आयात गिरने के बाद भी शुरू नहीं हुआ। ये कहना गलत है दोस्तों कि ब्रिटिश आयात गिरा तो शुरू नहीं हुआ होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत से के बाहर से जो चीज़ें आयात की जाती थी वो बंद हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों भारत के उद्योगों का ही विस्तार होगा, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो या लोहा उद्योग हो या कोई अन्य उद्योग हो। तो आपका चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत है। महत्वपूर्ण देखते हैं इस चैप्टर का अन्य अंतर। देखिए अपने देश के बाहर की बात, देखिए जापान में उल्टा हुआ था। जापान में भी दूसरे लोगों ने अधिकार स्थापित कर लिया था, परंतु उन लोगों ने उद्योग को बढ़ावा दिया था। और भारत में अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित किया, परंतु उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया। यही अंतर था। देखिए 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया था। ओके दोस्तों, 1868 में जापान सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश, कौन था? मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में उसने क्या क्या करा? डाक सेवाएं प्रारंभ की, टेलीग्राफ स्टार्ट की, रेलवे स्टार्ट की और बांस पर चलित जलपोतों का विकास किया। पश्चिम से नवीनतम चीज़ों का आयात किया गया और अपने कारीगरों को इन लोगों ने ट्रेंड करवाया। और देखिए उद्योगपतियों को इन लोगों ने उदार शर्तों पर कर्ज दिए और सरकार ने पहले उद्योग विकसित किए, उसके बाद सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को उद्योग करने के लिए उन लोगों को बेच दिया था। अब देखिए भारत में क्या था? भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। उल्टा हुआ था वहाँ पर। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाती है। आज की वीडियो हम लोगों की आपको कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जल्दी ये हमारा अध्याय मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला अध्याय आप लोगों के सामने या अगला NCERT का हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।